नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। हिंदी साहित्य वाली सीरीज के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान वाले इस चैप्टर में आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज के सेशन में हम इकाई 4 पर या इकाई 4 के एक लास्ट वाले टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंचार माध्यम और अनुवाद। तो दोस्तों ये हमारे सीरीज का लास्ट वाला सेशन होने जा रहा है, सीरीज का लास्ट सेशन है ये। इसके बाद में हम यूनिट 5 पर मूव करेंगे और यूनिट 5 में भी दोस्तों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है, जैसा कि हम प्रति इकाई में करते आए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, अर्थात कल वाले सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत जनसंचार माध्यम, जैसे कि समाचार पत्र, टीवी और जो विज्ञापन के विभिन्न साधन होते हैं, इनमें अनुवाद की क्या भूमिका है और किस प्रकार की क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार की स्पेशलिटी इसमें दी जाती है, या कौन कौन सी सावधानियां एक अनुवादक को रखना होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो पार्ट है, यह लेक्चर हमारे यूनिट 4 का अंतिम लेक्चर होने जा रहा है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेली 6 PM पर ये क्लासेस लाइव क्लास होती है, लेकिन आज मुझे किसी कारण से रिकॉर्डेड क्लास लेकर आना पड़ रहा आप लोगों के लिए। लेकिन नाइट में, रात में 9 बजे लाइव क्लास ही होगी ना। इकोनॉमिक क्लास जो चल रही है वो लाइव क्लास ही होगी, उसमें लाइव भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये आज दोस्तों हम लेक्चर नंबर 15 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 14 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट के में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। और कंप्लीट नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। आइए शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों इकाई वार अगर बात करें, अर्थात कि चैप्टर यूनिट वाइज बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों इसमें हम लास्ट टॉपिक पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात कि इससे पहले कि जितने भी टॉपिक है सब पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के जो लेक्चर मेथड है वो किस प्रकार से रहने वाली है। अर्थात आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जनसंचार माध्यम में अनुवाद, ठीक है ना। जनसंचार माध्यम में अनुवाद, जनसंचार के जितने भी माध्यम है उनमें अनुवाद की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जनसंचार के जो माध्यम है उन पर सेपरेटली बात करेंगे, जैसे कि समाचार पत्र में अनुवाद, टीवी अनुवाद, ठीक है ना, और विज्ञापनों के अंतर्गत अनुवाद, इनमें इनकी क्या भूमिका रहती है, क्या विशेषताएं इसमें डाली जाती है, ठीक है। और लास्ट में हम निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंचार माध्यमों में अनुवाद की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आप जो है अनुवाद वाला सेशन आप काफी लंबे समय से ले रहे हैं, तो अब तक आपको इतना समझ आ चुका होगा कि अनुवाद की भूमिका किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बदलती रहती है। अर्थात कि हर एक क्षेत्र में अनुवाद की प्रकृति भी बदल जाती है। जैसे कि जब हम साहित्य में अनुवाद की बात कर रहे थे, तो वहां पर अनुवाद में भावों को अधिक स्थान दिया जा रहा था। और उसी प्रकार से जब हमने तकनीकी शब्दों में या तकनीकी अनुवाद की बात की, तो वहां पर शाब्दिक अर्थ को अधिक महत्व दिया गया था। इसी प्रकार से जब आज हम बात कर रहे हैं जनसंचार के माध्यमों में, तो जनसंचार के माध्यमों में दोस्तों एक विशेष भाषा को स्थान दिया जाता है अनुवाद के अंतर्गत, और वो होती है इंग्लिश भाषा, जिसे आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं ना मैसेज, है ना, उसी प्रकार से। और इसी के साथ साथ में जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत, जैसे चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे फिर वो कोई विज्ञापन ही क्यों ना हो, इन माध्यमों के अंतर्गत जब भी कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो उसे कई बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब कोई पढ़कर के, कोई सामग्री को पढ़ के जब उसका अनुवाद करना होता है दूसरी सामग्री में, जैसे मान लेते हैं कि टीवी पर कोई न्यूज आ रही है या किसी विदेशी नेता का भाषण चल रहा है ना। अब वो हो सकता है विदेशी नेता अंग्रेजी में उसको भाषण, है ना, अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, तो उसे अगर भारत के किसी एक ऐसे क्षेत्र में बताना है जिसको टारगेट करना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र को टारगेट करना है, तो हिंदी भाषा में उस भाषण को दिखाया जाएगा। तो उस भाषण को भी इतना रोचक बनाया जाएगा और विशेष शब्दों का ध्यान रखा जाएगा कि जनता को आसानी से वो भाषण समझ आ सके। अगर उस वक्ता ने, अर्थात उस विदेशी नेता ने अपने भाषण में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया हो अंग्रेजी में जो पारंपरिक है या रूढ़िवादी है, तो उन शब्दों को भी हिंदी में प्रासंगिक बनाया जाएगा, जिससे उसका उद्देश्य हर एक आम जन तक भी पहुंच सके। क्लियर है। तो इस प्रकार से जनसंचार के माध्यमों में अनुवाद करते वक्त अनुवादक को कई विशेषताओं का या कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई शब्दों को दृश्यों के माध्यम से,
ना दिखाने का प्रयास करना पड़ता है, या साथ ही साथ में उसको इतना रोचक बना दिया जाता है ताकि जो दर्शक है या पाठक है वो आसानी से पढ़ के या देख करके समझ सके। क्लियर है? तो आइए दोस्तों, कुछ कंटेंट के माध्यम से हम जनसंचार के माध्यमों में अनुवाद की विशेषताओं की चर्चा करते हैं, जो कि आपके एक व्याख्या वाले बिंदु का भी महत्व अदा करता है या इसकी भी भूमिका निभाता है। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन, ये तीन विशेष रूप से जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। ठीक है ना? समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन, विशेष रूप से तो यही जनसंचार के माध्यम है। लेकिन इनके अलावा इसके और भी कई भाग है, लेकिन जो मूल पार्ट है वो यही तीनों हैं। इनमें तकनीकी शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तकनीकी शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक जैसे नहीं। जिन तकनीकी शब्दों का प्रयोग समाचार पत्र में किया जाता है, वही शब्दों का प्रयोग टीवी या रेडियो में नहीं किया जाएगा, उनमें कुछ अलग होगा। तो कहा जा रहा है कि विषय विशेष के अनुसार परिवर्तित होकर के इन तकनीकी शब्दों का प्रयोग इनमें किया जाता है। साक्षात्कार, विज्ञापन या समाचारों में जो बोलचाल का प्रवाह नजर आता है, वह उच्चरित भाषा को लिखित भाषा में समाहित करने से ही आता है। क्या कहा जा रहा है यहां पर कि जब आप कोई इंटरव्यू देखते हो, जब कोई, हो सकता है कि कोई विशेष व्यक्ति कोई इंटरव्यू देता है न्यूज चैनल पर, है ना, तो उस इंटरव्यू को टीवी पर देखने में या फिर समाचार पत्र में पढ़ने पर आपको अलग महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस भाषा में एक प्रवाह नजर आता है, और उस प्रवाह को लिखित रूप में जब न्यूज़पेपर में उस इंटरव्यू को छापना होगा ना, तो लिखित भाषा में भी अनुवादक की विशेष दायित्व है ये कि वह लिखित भाषा में भी उसमें उस प्रवाह को बनाए रखे, क्योंकि लिखित सामग्री को मौखिक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। लिखित सामग्री को मौखिक रूप से भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी अन्य भाषा में अगर कोई साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है या उसका विज्ञापन है, क्योंकि विज्ञापन भी एक कंपनी जब देती है ना तो कई भाषाओं में देती है। क्यों देती है? क्योंकि जैसे भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, तो हर उस कंपनी के एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एड वो प्रत्येक क्षेत्र में करना चाहेगा, तो प्रत्येक क्षेत्र की जो जो भाषा होगी, जो रीजनल लैंग्वेज होगी, उस रीजनल लैंग्वेज में वो एडवर्टाइज देगा, है ना। तो ये काम करेगा कौन? अब ये चूंकि जो विज्ञापन तैयार होता है वो एक ही भाषा में तैयार होता है, लेकिन फिर बाद में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, तो ये अनुवादक की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक है ना। तो अनुवादक उस प्रवाह को लिखित रूप में डाल देता है, रख लेता है, क्योंकि इसी लिखित रूप से ही जो है आगे चल करके अन्य भाषाओं में उसको मौखिक रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, उसको प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन जो कि जनसंचार के माध्यम है, इनमें अनुवादक को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और विशेष रूप से जब तकनीकी शब्दों के प्रयोग की बात हो तो उस समय और विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से उनकी विषय विशेषता के अनुसार उन शब्दों का प्रयोग करना होता है। क्लियर है? आगे बात करें तो अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से संदेश सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर अनुवाद नहीं होगा तो क्या हर व्यक्ति तक कोई संदेश पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि चूंकि हम व्यापारिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उद्योग जगत की बात कर रहे हैं। अब उद्योग जगत में जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो वस्तु बनती है उनकी, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है। तो उस मार्केटिंग कब हो पाएगी? जब वो सभी भाषाओं के लोगों तक पहुंच सके। वो सभी भाषाओं के लोगों तक पहुंचने के लिए उसे सभी भाषाओं में कन्वर्ट होना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अनुवाद के बिना व्यापारिक जगत में या व्यापारिक जगत के जो भी मार्केटिंग का कार्य है उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो व्यापारिक जगत में या व्यवसाय जगत में अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वह सभी वर्गों के लोगों को टारगेट करता है। इसलिए रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र हो या पेम्पलेट हो, विज्ञापन हो, हैंडबिल हो या होर्डिंग, इन सभी जनसंचार माध्यमों में अनुवाद लोकप्रिय होता है। रेडियो में आवाज के इस्तेमाल के द्वारा उच्चरित भाषा को लय, ताल, अनुतान द्वारा गुणात्मक बनाना पड़ता है। किसमें? रेडियो में। अब चूंकि रेडियो में ना तो दिखाई देता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है। तो सुनाई देता है इसलिए जो आवाज होती है रेडियो की, उसमें भी लय लाई जाती है ना, एक फ्रीक्वेंसी लाई जाती है, जिससे सुनने वाला आसानी से उसको समझ सके।
परंतु समाचार पत्र में क्या होता है, समाचार पत्र में आवाज तो नहीं होती है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें जो भी डेटा लिखा जाता है उस लिखे हुए में भी एक फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, एक लय डाली जाती है ना, एक ऐसा प्रभाव डाला जाता है कि न्यूज़पेपर जब कोई पढ़ने बैठता है तो वो उसे चिपका रहे, उसकी हर एक बात को आसानी से समझ सके। क्लियर है? अगर आप न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट या कोई जो स्टोरी होती है, कोई समझ नहीं आती, कोई न्यूज वगैरह, एक कोई न्यूज का कंटेंट, अब ऐसा तो नहीं कि सभी समझ नहीं आते, बल्कि पूरे न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जो समझ नहीं आए, तो वह समझिए कि अनुवादक ने इसे में विशेष प्रभाव नहीं डाला है, इस कारण से समझ नहीं आया आपको, है ना। तो अनुवादक का भी एक सक्षम होना, एक योग्य होना अति आवश्यक है इस क्षेत्र में। और अगर योग्य नहीं हुआ तो क्या होगा, जो पाठक है या दर्शक है वो उन कंपनियों के लिए क्या है, कस्टमर है, तो वो जो कस्टमर खत्म हो जाएंगे उनके, तो एक कंपनी का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। रेडियो में जो भी रेडियो में प्रस्तुत किए जाने वाले समाचार पत्रों को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। रेडियो में प्रोग्राम चलते हैं ना, जो न्यूज, इंग्लिश न्यूज भी आती है रेडियो में, जैसे टीवी में आती है वैसे इंग्लिश इसमें भी आती है। टेलीविजन में लिखित और मौखिक भाषा को दृश्यों में जोड़ा जाता है। या समझिए कहानी को, यहां अनुवाद की विशेषताओं को दर्शाया जा रहा है। जब रेडियो पे कोई प्रसारण होता है तो एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको पढ़ा जाता है। एक भाषा से, जरूरी नहीं कि हिंदी से इंग्लिश में ही पढ़ा जाएगा या इंग्लिश से हिंदी में पढ़ा जाएगा, बल्कि क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जब टीवी में कोई आप एड देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो वहां पर लिखित डेटा तो आता ही आता है, लिखा हुआ कंटेंट, साथ में मौखिक भाषा के दृश्यों को भी दिखाया जाता है, कुछ दृश्यों को भी जोड़ा जाता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों में अनुवाद पाठक और दर्शकों को ध्यान में रखकर यह अनुवाद किया जाता है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो या समाचार पत्र हो। विशेष रूप से किसको टारगेट किया जाता है, पाठकों को, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पाठक और टीवी देखने वाले दर्शक। तो पाठक और दर्शकों को ही ध्यान में रख करके इस प्रकार का अनुवाद किया जाता है। और यही कारण है कि ऐसी शैली का प्रयोग किया जाता है जो कैसी हो, बोधगम्य हो और सर्वमान्य हो, सबको आसानी से समझ आए। क्लियर है? तो ये था दोस्तों एक जनसंचार माध्यमों में अनुवाद की भूमिका। क्लियर है? अब एक एक बिंदु को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे ताकि हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट हो जाए। समाचार पत्र और अनुवाद, यह कहें कि समाचार पत्र में अनुवाद की भूमिका। इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है कि समाचार पत्रों में अनुवाद की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए, तो आपके लिए यह कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके माध्यम से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। समाचार पत्र में और अनुवाद, समाचार पत्र और अनुवाद, तो समाचार पत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा में समय के अनुसार काफी परिवर्तन आया है। समाचार पत्रों में अगर हम बात करें भाषा की, तो उस भाषा में देखिए परिवर्तन तो समय के अनुसार हर एक क्षेत्र में आता है ना, और आवश्यक भी है, आना भी चाहिए। तो उसी परिवर्तन से समाचार पत्र भी अछूता नहीं है, बचा हुआ नहीं है। सूचना और प्रौद्योगिकी के कारण, क्योंकि सूचना और प्रौद्योगिकी में भी विशेष परिवर्तन हुआ है समय के साथ, तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे परिवर्तन आया है, वैसे वैसे शब्दकोश भी बढ़े हैं। अब शब्दकोश चूंकि बड़े हैं तो समाचार पत्रों का जो प्रसारण होता है, जो भी है ना, जो कंटेंट होता है, उसमें तो वृद्धि होगी, उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो इससे संबंधित शब्दों का प्रयोग भी समाचार पत्रों में आम होने लगा है। पहले जिन शब्दों से बचा जाता था, अब उन शब्दों का भी प्रयोग आज आम हो चुका है समाचार पत्रों में भी। समाचार पत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावली, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित जो शब्दावली है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, फोटोशॉप, है ना, आईडी, मेल, फैक्स, इंटरनेट आदि आदि, इनका सबका प्रयोग बिना किसी अनुवाद के किया जाता है। तो अब चूंकि पहले ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी ने इतना विकास नहीं किया था। टेक्नोलॉजी के विकास होने से ये सारी वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल है और हर कोई व्यक्ति इनके नाम से परिचित है। और इसी कारण से अब जब समाचार पत्र छापे जाते हैं, तो जब बात आती है आईडी, मेल की या फैक्स या इंटरनेट की, तो इसी प्रकार से हिंदी के शब्दों को रोमन लिपि में लिखा जाता है।
हिंदी शब्दों को रोमन लिपि में, जैसे जिसको हम इंग्लिश भी कहते हैं, जैसे आप मोबाइल पे टाइप करते हो इंग्लिश वर्ड को हिंदी में टाइप करते हो, माफ कीजिएगा है ना, इंग्लिश वाले शब्दों को कहे कि हिंदी वाले शब्दों को रोमन लिपि में टाइप करते हो, है ना, तो उन सबको प्रयोग बिल्कुल इसी प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। वैसे भी समाचार पत्रों में इंग्लिश भाषा के प्रयोग की प्रवृत्ति आज बढ़ती ही जा रही है, इंग्लिश भाषा के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल था छोटा सा, लेकिन मुझे आवश्यक नहीं लगा क्योंकि इतना आसान तो है यार, इसमें क्या एग्जांपल का सहारा लें, इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पुट नहीं किया। तो कहने का अर्थ कंप्लीटली ये है कि समाचार पत्रों में जो अनुवाद प्राचीन समय में होता था वह अनुवाद आज नहीं होता है, कहें कि उस प्रकार के शब्दावलियों से अब ये इसका क्षेत्र आगे बढ़ चुका है, काफी विस्तृत हो चुका है। इसलिए आज समाचार पत्रों के अंतर्गत अधिकतम रूप से इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश नहीं हिंग्लिश भाषा। और इंग्लिश भाषा कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इंग्लिश भाषा वही है जो आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर टाइप करते हो। क्लियर है, कोई भी लक्ष्य पाठ मूल पाठ से समतुल्य नहीं है, मतलब ये कि एक ट्रांसलेशन का रूल है, अनुवाद का सिद्धांत है जो ये कहता है कि लक्ष्य पाठ अर्थात कि जो जिस भाषा में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन करना है, वो और मूल पाठ जो स्रोत भाषा है, वो दोनों एक समान नहीं हो सकती, एक समान कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर एक समान होती तो दोनों भाषाओं को अलग अलग कहने का अर्थ क्या होता, दोनों एक ही भाषा हो जाती। ठीक है ना, तो अनुवादक को अनुवाद करते हुए कई बार छोड़ना और कुछ जोड़ना भी पड़ता है। जब भी अनुवादक कोई अनुवाद करता है तो उसे स्रोत भाषा के कुछ तथ्यों को छोड़ना भी पड़ता है और मूल भाषा में कुछ तथ्यों को एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ता है। और यह विशेष रूप से कहां पर संभव है, समाचार पत्रों के अंतर्गत, या कहें कि विज्ञापन के क्षेत्र में, है ना, मतलब जनसंचार के क्षेत्र में ये हो सकता है। इसको अगर किसी और क्षेत्र में अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, साहित्य के क्षेत्र में अप्लाई करोगे नहीं होगा, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करोगे नहीं होगा, याद रखिएगा विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ कहां पर संभव है, जनसंचार के माध्यमों में, जहां पर अनुवादक कुछ शब्दों को छोड़ भी सकता है, स्रोत पाठ के कुछ शब्दों को छोड़ भी सकता है और मूल पाठ में कुछ शब्दों को जोड़ एक्स्ट्रा भी ले सकता है, जोड़ भी सकता है। परंतु लेखक के संदेश, हर हालत में लेखक को यह प्रयास करना पड़ता है कि वो संदेश जो स्रोत भाषा का है मूल भाषा में एक व्यवस्थित रूप से पहुंच जाए, अर्थात ये कि वो वही एफर्ट डाले सुनने वाले पर या पढ़ने वाले पर या देखने वाले पर जो स्रोत भाषा का पाठ डाल रहा था, वही प्रभाव डाले मूल भाषा का पाठ भी। तो इसलिए कह सकते हैं कि अनुवादक यहाँ पे इस प्रकार के अनुवाद करने का प्रयास करता है जिसमें संदेश और मंतव्य को लक्ष्य पुरुष तक या लक्ष्य व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सके, उसको समझाया जा सके। सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक संदर्भों के अनुसार शब्दों का चयन करना पड़ता है और उनकी व्याख्या भी करनी पड़ती है, वो तो आवश्यक है। ये तो प्रत्येक अनुवाद के लिए आवश्यक है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्यों को ध्यान में रखना ही पड़ता है प्रत्येक अनुवादक को, अन्यथा उसके अनुवाद का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अगला है टीवी और अनुवाद। तो टेलीविजन के क्षेत्र में अनुवाद की क्या भूमिका है? जिस प्रकार से समाचार पत्रों में जिस प्रकार से अनुवाद की अहम भूमिका है, उसी प्रकार से टेलीविजन के क्षेत्र में भी इसकी विशेष भूमिका है। लेकिन टेलीविजन चूंकि समाचार पत्रों की तरह सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो अनुवाद होता है, ये दो तरह के अनुवाद होते हैं। इसमें कितने प्रकार के? दो प्रकार के अनुवाद होते हैं, जिसमें एक होता है धन्यांतरण और एक होता है उपशीर्षक। दोनों की शब्दावली आप याद रखेंगे, जरूरी है, धन्यांतरण और उपशीर्षक। अब धन्यांतरण के इन दोनों में, धन्यांतरण की अगर हम बात करें, ध्वन्यांतरण की अगर बात करें तो ये ध्वनि से बना हुआ है दोस्तों, ध्वनि से बना है। अर्थात ये कि जब कोई टीवी के सामने बैठा हुआ दर्शक है, जब वो उसको सुने, उस विज्ञापन को सुनता है, टीवी में जो चल रहा है विज्ञापन हो या कुछ भी, न्यूज वगैरह कुछ भी हो सकती है, जब उसको सुने तो स्पष्ट रूप से उसको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसको सोचे समझे कि इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्वन्यांतरण का मतलब ही यह होता है कि उसके द्वारा जो ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि एकदम स्पष्ट और क्लियर हो और प्रासंगिक हो, व्यक्ति को समझ आनी चाहिए।
और उसी प्रकार से उप शीर्षक के अंतर्गत ये कहा जा सकता है, जैसे अगर टीवी में कोई न्यूज इंग्लिश में चल रही है तो वो इंग्लिश में चल रही न्यूज की ध्वनि जो आती है वो तो क्लियर होगी ही, साथ ही साथ में नीचे कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए आते रहते हैं जो कि ट्रांसलेटेड होते हैं, मतलब हिंदी में हो सकते हैं या किसी क्षेत्रीय भाषा को टारगेट करते हो उस क्षेत्र की भाषा में हो सकते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि टीवी टेलीविजन में जब अनुवाद होता है तो वो दो प्रकार का अनुवाद होता है। टेलीविजन है ना, देखिए ध्वन्यांतरण का अनुवाद कैसे हो जाएगा दोस्तों, मान लेते हैं कोई रिपोर्ट है, कोई न्यूज है, इंग्लिश में न्यूज थी, उसको हिंदी में बताया जा रहा है और किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहे हैं, नीचे स्क्रोलिंग चल रही है, स्क्रोल में लिखा हुआ कुछ वर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों ही रूपों में इसका अनुवाद हो सकता है। टेलीविजन समाचार शीर्षकों के लिखित और उच्चरित दोनों रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, लिखित रूप में भी आता है और मौखिक रूप में भी आता है। तो डीडी न्यूज चैनल पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में शीर्षकों के स्क्रॉल चलते रहते हैं। अब सिर्फ डीडी न्यूज चैनल ही नहीं, कोई सा भी न्यूज चैनल देख लीजिए आप, वहां स्क्रॉल चलता ही रहता है ना, नीचे स्क्रॉल जो पट्टी चलती है ना, कुछ समय पहले हमारे इस चैनल पर भी चलती थी पट्टी, जो आप देखते थे नीचे लिखा हुआ कुछ डेटा आता था, कंटेंट आता था, वो कई चैनलों पर आता है, तो उसको ही हम स्क्रॉल पट्टी बोलते हैं। समाचारों को भी हिंदी और अंग्रेजी में लगातार प्रस्तुत किया जाता है। अंग्रेजी हिंदी अखबारों में खबरों में साउंड बाइट को अनुवाद कर स्क्रीन पर फ्लैश किया जाता है, साउंड बाइट को मतलब कि जो साउंड आता है, जैसे वही फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, कोई विदेशी नेता है अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई लेक्चर दे रहा है, कोई घोषणा कर रहा है, मतलब कुछ भी जो है वो लेक्चर दे रहा है ना, तो उस समय वो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, अनुवादक करेगा। तो वो जो साउंड बाइट निकलती है उसकी, उस साउंड को भी वह कन्वर्ट करके वो दूसरी भाषा में सामने वाले को संप्रेषित करेगा, जिससे कि जो टीवी देख रहा है उसे आसानी से समझ आ सके, है ना, उसी को हम बोलेंगे साउंड बाइट का अनुवाद करना। दूरदर्शन समाचारों में उच्चरित संप्रेषण और दृश्य दोनों पर ध्यान दिया जाता है। किसी विदेशी नेता का भाषण अगर उसकी अपनी भाषा में होता है तो उसे ध्वन्यांतरण द्वारा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जो बात शब्दों में कही जाती है उसे तथ्यात्मक बनाने के लिए दृश्यों का सहारा लिया जाता है। छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ताकि भाषा सहज और स्वाभाविक और स्पष्ट तथा बोधगम्य हो सके। कंप्लीटली अगर हम एक कुछ आम शब्दों में, सामान्य शब्दों में कहें तो टीवी के अंतर्गत जो दो प्रकार की टीवी में अनुवाद की दो प्रकार की भूमिकाएं होती है, एक ध्वनि की होती है और एक उप शीर्षक की होती है। उप शीर्षक में आप जो है लिखित फॉर्मेट की भी बात कर सकते हैं और मौखिक फॉर्मेट की भी बात कर सकते हैं। इसमें अनुवाद ध्वनि के रूप में जो होता है वो मौखिक रूप से उसका अनुवाद किया जाता है। एक भाषा में जो कंटेंट आया है, डेटा आया है, उसका अनुवाद किया जाता है मौखिक रूप से अन्य भाषा में। उसी प्रकार से नीचे स्क्रॉल पट्टी में चल रहे जो संदेश होता है उसे अन्य भाषा में उसको संप्रेषित किया जाता है ताकि दर्शक उसको आसानी से समझ सके। क्लियर है? तो यहां पर एक विशेष दायित्व बन जाता है अनुवादक का कि वो इन सब का अनुवाद विशेष रूप से समाचार टीवी क्षेत्रों में विशेष रूप से करे और बोधगम्य बनाते हुए करे, है ना। जैसे खेलकूद के समाचार जब आते हैं, खेलकूद के समाचार आप देखते हैं तो वहां पर अधिकतम शब्दों का हिंदी में भी अंग्रेजी जैसा ही प्रयोग होता है। अगर कोई हिंदी न्यूज भी अगर आप देख रहे हैं, हिंदी न्यूज भी देख रहे हैं और अगर आप स्पोर्ट्स चैनल लगाया, आपने कभी स्पोर्ट्स चैनल लगाई है टीवी पर, तो वहां आप देखेंगे कि न्यूज हिंदी में चल रही है, लेकिन जो उसकी शब्दावलियां हैं वो अंग्रेजी में ही उसका प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में अंग्रेजी जैसा। जैसे कि कभी टूर्नामेंट का हिंदी आपको पता है क्या मतलब होता है टूर्नामेंट का, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, है ना, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल। क्लियर है? तो ये शब्द जो होते हैं जो खेलकूद से संबंधित होते हैं, ये खेलकूद से संबंधित जो भी शब्दावली होती है उनको अंग्रेजी में ही प्रयोग उनका किया जाता है, इन शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता। क्लियर है? चलिए इसके बाद में बात करते हैं लास्ट चैप्टर हमारा, विज्ञापन और अनुवाद। तो दोस्तों जितना महत्व समाचार और टीवी चैनलों में, क्योंकि समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में बहुत ज्यादा कंटेंट लिखने के लिए बहुत स्थान होता है जहां पर पाठक को और दर्शक को आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है विज्ञापन की,
तो विज्ञापन में विशेष एफर्ट डाला जाता है कि कम से कम शब्दों में अधिकतम भाव समझा सके, है ना। जो अनुवादक होता है उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वह जो है दर्शकों पर एक विशेष प्रभाव डाल सके अपने अनुवाद के माध्यम से, कि अन्य भाषा का जो कंटेंट होता है उसको अन्य भाषा में कन्वर्ट करके, जिस भाषा में कन्वर्ट करना है उस भाषा में ट्रांसलेट करके और विशेष एफर्ट के साथ में उसे जो है कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे और उसे आसानी से दर्शकों को समझ आना चाहिए। व्यवसाय के रूप में अनुवाद को कई गतिविधियों ने बढ़ावा दिया है। व्यापार जगत में जब से राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने प्रवेश किया है, व्यापार जगत में जब से राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रवेश किया, प्रतिस्पर्धा बहुत भयानक रूप से बढ़ चुकी है। और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से अब इन कंपनियों के सामने बड़ा चैलेंज हो चुका है विपणन का। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग करने का। अपनी वस्तुओं की मार्केटिंग करना एक बड़ा चैलेंज, मतलब एक बड़ी प्रतिस्पर्धा यहां पर आ चुकी, बन चुकी है। विभिन्न वस्तुओं की मार्केटिंग के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई प्रकार से और ढेर सारे विज्ञापन दिए जाते हैं, ताकि उत्पादकों के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी मिल सके और वो उनसे परिचित हो सके कि कौन सा प्रोडक्ट कौन बना रहा है। इसके लिए आप देखते हैं टीवी में विज्ञापन कंटिन्यू चलते ही रहते है ना। तो एक ही विज्ञापन में अंग्रेजी और हिंदी दोनों का अनुवाद एक साथ मिलता है। अब यहां पर एक विशेष बात यह होती है, यहां अनुवादक किसी सीमाओं से बंधा नहीं होता है। कौन सी सीमा से? कि जो शब्द दिया गया उसी शब्द में अनुवाद करना है या उसमें कुछ हेरफेर करना, कर सकता है। कारण क्या है कि यहां पर अनुवादक का एक विशेष जो दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये होती है कि उस टाइटल का, उस विज्ञापन का बिल्कुल उसी प्रकार का प्रभाव पड़ना चाहिए उपभोक्ता पर, है ना। उपभोक्ता पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ना चाहिए जो स्रोत भाषा के शब्दों से पढ़ रहा था, उस विज्ञापन से पढ़ रहा था। तो इसी कारण से इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के विज्ञापन एक साथ देखने को मिल जाते हैं। जो आसान लगता है अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो आसान लगता है उस भाषा में यहां पर प्रयोग मिल जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रभाव पड़ सके, यह संदेश पहुंच सके। टेलीविजन के विज्ञापन में उत्पाद के सुंदर चित्रों को संगीत, है ना, गीत संगीत लय ताल में बांध करके प्रस्तुत किया जाता है और लंबे समय तक दर्शकों और श्रोताओं के दिल और दिमाग पर ये छाए रहते हैं। जैसे ठंडा यानी, है ना, वही। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार के टाइटल यूज किए जाते हैं जो ना चाहते हुए भी दर्शक लंबे समय तक याद रखे। क्लियर? तो विज्ञापन अनुवादक का यह दायित्व होता है कि वह जोड़ और छोड़ के चक्कर में मूल संदेश से दूर ना हट जाए, है ना। जोड़ना घटाना, जोड़ने और छोड़ने के चक्कर में जो उसका मूल संदेश होता है विज्ञापन का, उससे दूर ना हट जाए। मूल संदेश व लक्ष्यों को ध्यान में रख करके ही यह अनुवाद किया जाता है, इस प्रकार का अनुवाद किया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम अब बात करें संक्षेप में अर्थात निष्कर्षता अगर बात करें तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब एक भाषा की रचनाएं अनुदित रूप में लक्ष्य भाषा के संसार में प्रवेश करती है, अर्थात ये कि जो रचनाएं या जो कार्य स्रोत भाषा में किया गया था, उस स्रोत भाषा को जब लक्ष्य भाषा में लाया जाता है तो कई नई अवधारणाएं इसमें उत्पन्न होती है, कई नई भंगिमाएं, कई नए मौलिक प्रयोग जो है पूरी दुनिया स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा में आ जाती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि स्रोत भाषा में जो भी शब्दावलियां होती है, जो भी अवधारणाएं होती है, जो उसकी मौलिकता होती है ना, वो सारी इसमें लक्ष्य भाषा में आ जाती है। और यही प्रयास किया जाता है अनुवादक के द्वारा। दो भाषाओं के अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होते हैं, अलग अलग परिवेश होते हैं भैया, सबके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश होता है, क्योंकि उसी परिवेश में तो भाषा अपना विकास करती है ना। और इसी कारण से दोनों एक समान भी नहीं होती। भाषा की विशिष्टता को ध्यान में रख करके अनुवाद किया जाना चाहिए, अन्यथा स्रोत और लक्ष्य भाषा की संप्रेषणीयता और बोधगम्यता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटकाव का काम ये करेंगे। इसलिए अनुवादक का एक विशेष योग्य होना अति आवश्यक है, विशेष रूप से जनसंचार माध्यम के तीनों क्षेत्रों में। बताइए दोस्तों, क्या यहां तक का क्लियर है पूरा? कोई डाउट तो नहीं आज तक का? दोस्तों अंतिम रूप से कहूं तो जनसंचार माध्यमों की भाषा साहित्य की भाषा से बिल्कुल अलग होती है
है ना। ये कंटेंट आप चाहे तो लिखे, चाहे तो ना लिखे, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ लीजिएगा, आपको कौन सा नोट डाउन करना है मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपको बस ये एग्जाम तक संभाल के ही रखना है और एग्जाम के एक दिन पहले आप इसका रिवीजन जरूर लगाएंगे ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो कंटेंट है पूरा याद रहे। बहुत आसान भाषा में, जितना संभव हो सकता है ना, वो पूरा आसान भाषा में करके लाता हूं मैं आपके लिए कंटेंट, ठीक है। तो ये साहित्य भाषा से एकदम अलग होता है ना। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सरल, स्पष्ट और विश्व के अनुकूलतम विषय के अनुकूल होती है। विज्ञापन की या कहें कि जनसंचार माध्यमों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, वो बिल्कुल सरल होती है और एकदम स्पष्ट होती है। इसलिए अनुवादक को जनसंचार माध्यमों को ध्यान में रख करके अनुवाद करना चाहिए ताकि लाखों लोगों तक संदेश सही अर्थों में पहुंच सके। दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। कल वाले सेशन में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कल हम बात करेंगे यूनिट 5 में, इकाई 5 में लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों पर, जो कि कुछ प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम 5वीं यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे। क्लियर है? अब ये विषय लगभग समाप्ति की ओर ही चल रहा है। मुश्किल से 4 सेशन, 3 से 4 सेशन मात्र इसमें और होंगे। 5वीं यूनिट में ज्यादा कंटेंट नहीं है, डोंट वरी। सिर्फ 2 लेक्चर में ही मैं 5 यूनिट 5 है, इकाई 5 है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर आपके 5 यूनिट 5 के और 1 लेक्चर लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के अर्थात कल वाला। कुल मिलाकर के 3 लेक्चर आज के बाद में और होने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल 18 लेक्चर में हमारा हिंदी साहित्य वाला ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे कल वाले नेक्स्ट सेशन में। और बताइएगा मुझे, क्या इस प्रकार से क्लास लेने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। अभी अगर कुछ दिन इस इवनिंग में 6 बजे वाली क्लास को अगर हम इसी प्रकार से रिकॉर्ड करके और लाइव प्रीमियर के रूप में आपको प्रेजेंट करें, आपको क्लास दें, ताकि आप लाइव चैटिंग कर पाए और मैं आपको लाइव ही रिप्लाई कर पाऊं, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों की कमेंट बहुत प्यारी प्यारी आती है, बहुत अच्छा लगता है, एक उत्साह, एक प्रोत्साहित होते हैं हम लोग भी, है ना। तो इसीलिए सेशन को थोड़ा सा, अगर आप लोग देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल सेशन है, यदि हेल्पफुल है तो कृपया लाइक जरूर कर दिया करें सेशन को, ठीक है ना। शेयर करें ना करें वो ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको आवश्यकता होगी या किसी अन्य फ्रेंड्स को आवश्यकता होगी तो बिल्कुल शेयर करेंगे। और बाकी जिस प्रकार से आप लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिस प्रकार से लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वास्तविक रूप से बताऊं दोस्तों, तो भले ही मैं सभी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ज्यादा समय में चैनल पर दे नहीं पाता हूं। तो इस कारण से कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाते, लेकिन जब कमेंट पढ़ता जरूर हूं, सभी की कमेंट में रीड करता हूं और वास्तविक रूप से बोलता हूं कि आपके लोगों की कमेंट पढ़ के बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। वाकई में हम बहुत ही ज्यादा जो है दोस्तों मोटिवेट हो जाते हैं आपके कमेंटों को पढ़ करके, और इसी कारण से सभी सेशन हम बीच में रोक नहीं पाते और सभी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम देनी ही पड़ती है। चलिए मिलते हैं रात में 9 बजे वाले सेशन में दोस्तों, जो कि लाइव क्लास होगी। और मॉर्निंग वाला सेशन भी मॉर्निंग में 7 बजे कंटिन्यू चल रहा है, हिंदी साहित्य पर ही चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा ज्वाइन किया करें आप लोग, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।